नमस्कार बच्चों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10th का जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर रहे हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे जो कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से रिलेटेड थे, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड थे। ये सारी प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे। देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फर्स्ट ये आएगा कि व्हाट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड व्हाट इज़ इट्स फार्मूला। नाम से क्लियर है, हीटिंग इफेक्ट मतलब करंट पास हुआ मीन्स व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए वायर बिकम्स हॉट, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट। सिंपल डेफिनेशन हम जो बात कर रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से यदि लेके चलते हैं इसका मतलब है करंट का इफेक्ट हम बात कर रहे हैं। जैसे ही करंट पास होगी किसी वायर से, व्हेन करंट इज पास थ्रू ए डिवाइस, करंट इज पास थ्रू ए वायर बिकम्स हॉट, दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक सिंपली हम इसको ऐसे एक सर्किट डायग्राम कंसीडर कर लें। मान लो एक हमने रजिस्टेंस लगा दिया या कोई डिवाइस ले सकते हैं, डिवाइस हम लगा दें और उसके अक्रॉस एक बैटरी हमने मेंटेन कर लिया मान लो, और एक की लगा दिया, ये सर्किट डायग्राम बना लिया और पोटेंशियल डिफरेंस V मेंटेन किया हमने। पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, करंट I फ्लो होगा, रेजिस्टेंस R। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन करेंगे करंट पास होगा। तो हम पढ़ चुके हैं ना, बैटरी लगाने का मतलब क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का मतलब है करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, और करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पढ़ चुके हैं। तो चार्ज फ्लो कर रहा हो, चार्ज जब एक पॉजिटिव डायरेक्शन बताया था हमने, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है, वो इलेक्ट्रॉन की है पॉजिटिव। इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन है। तो चार्ज को फ्लो करने में तो फिर वर्क डन होगा डेफिनेटली। पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आपको याद हो, V = W/Q। वही वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन हम पढ़े हैं ना। तो यहाँ पे करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज फ्लो होने का मतलब है यहाँ पे सम वर्क इज डन बाय द बैटरी। तो बैटरी क्या है, नहीं बैटरी मतलब सोर्स मस्ट सप्लाई सम एनर्जी, कुछ एनर्जी यहाँ से सप्लाई होगी। अब वो एनर्जी जा कहाँ रही है, वेयर डज दिस एनर्जी गो, ये एनर्जी कहाँ यूज हो रही है। तो हम देखें, जैसे मान लो हमने बात किया यहाँ पे कोई भी अप्लायंस लगा दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फैन ले लो, यहाँ पे सपोज कर लिया हमने फैन लगा दिया, तो क्या होगा, जैसे ही हम बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी कनेक्ट करा तो फैन स्टार्ट मूविंग, या कोई बल्ब लगा दिया, बल्ब ग्लो करने लगा। तो फिर देखो, फैन स्टार्ट मूविंग, मोशन होने का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई किया, एनर्जी कौन दे रहा है, बैटरी सप्लाई कर रही है, सोर्स सप्लाई कर रहा है एनर्जी। लेकिन कंटिन्यूसली यदि फैन चलेगा, आप देखोगे कुछ टाइम बाद फैन को आप देखेंगे तो फैन बिकम्स हॉट, गर्म हो जाएगा काफ़ी। गर्म होने का मतलब वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट भी आ रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, साथ में कुछ वहाँ पे हीट एनर्जी भी आ रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में भी हम देखें, बल्ब में क्या हो रहा है, बल्ब का जो फिलामेंट है इट बिकम्स हॉट, हीट आ रही है ना, लाइट एनर्जी भी मिल रही है आपको, हीट एनर्जी भी मिल रही है। मतलब कुछ पार्ट तो आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी भी बन रही है, कुछ लाइट एनर्जी भी बन रही है। तो कहने का मतलब यदि हम केवल ये मान के चलें ओनली सर्किट में कोई प्योरली रजिस्टर है, हम यदि ये लेके चल रहे हैं सर्किट के अंदर ओनली प्योरली रजिस्टर, जैसे हमने ये R ले लिया, ओनली प्योरली रजिस्टर ले लिया और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया, तो क्या होगा, यहाँ से जो भी वर्क डन होगा सारा का सारा वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी मतलब चार्ज को ट्रांसफर करने में लगेगा, और वो वर्क डन टोटल जो होगा ना, टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाएगी। और वो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इससे निकाल सकते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, V = W/Q। ये ऐसे फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे, W = Q × V, W = Q × V। मतलब ये वर्क डन होगा किसके द्वारा, बाय द सोर्स। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स, ये सोर्स के द्वारा एनर्जी सप्लाइड होगी एंड दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। W = Q × V। और हमें फॉर्मूला और मालूम है, Q = क्या होता है, Q = I × T। तो ये फार्मूला होगा W =
क्यू की जगह रख देंगे आई इंटू टी, और वी ऑलरेडी है। और यही वर्क डन क्या होगा, दिस वर्क डन को ही हम बोलते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी एच इज इक्वल्स टू आई वी टी। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी के लिए आप फार्मूला याद रख लो, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू आई वी टी। अच्छा, ये फार्मूले और भी तो चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्या कि v का फार्मूला यहाँ रख दो। v का फार्मूला हमने पढ़ा है, v इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, तो v की जगह आई आर रखोगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, h इज इक्वल्स टू आई, वी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया आई आर, इंटू टी ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। तो हीट एनर्जी का एक फार्मूला ये भी हम बोल सकते हैं यहाँ से, एक फार्मूला यहाँ पे ये भी हो गया। और भी देखें, और कन्वर्ट कर दें हम, आई को एलिमिनेट कर दें। आई को एलिमिनेट करना चाहें तो आई को एलिमिनेट कैसे करेंगे, आई इक्वल्स टू बी अपॉन आर। भाई एक फार्मूला और बना लो, आई इक्वल्स टू क्या होगा, इस फार्मूले से देखोगे वी अपॉन आर, इसको वैल्यू को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर रखोगे तो एच का फार्मूला क्या आ जाएगा, एच का फार्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो एक फार्मूला आपको ये मिल जाएगा। तो एच के ये तीन फार्मूले याद रखने हैं आपको, क्या, एच इज इक्वल्स टू आई वी टी, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और एक हो रहा है एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल करने में काम में आने वाले। अच्छा, एक और एग्जाम में आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है, क्या कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में भी डायरेक्ट आपसे बोल सकता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को भी हम इन्हीं फार्मूले से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो, हाँ, सिंपल सा ये फार्मूला लिख लें आप। पहले तो हीट एनर्जी के फार्मूले याद रख लो कौन कौन से, एक तो हो गया आई वी टी, एक हो गया फार्मूला आई स्क्वायर आर टी, और एक फार्मूला याद रखना है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हीट एनर्जी के फार्मूले हैं। ठीक है, और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट एग्जाम में पूछेगा आपसे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट स्टेट करने वाले, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट को स्टेट करना। तो इसको स्टेट करने के लिए आप ये फार्मूला बस याद रख लो, यहाँ से आप बोल दो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। बस यहाँ से आप स्टेट कर सकते हो। इसको कैसे करोगे, इसको आप देखो, पहली बात हम पहला पॉइंट ये बोल सकते हैं कि H जो है, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी है ना, तो H क्या, हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। लेकिन बाकी क्या है, कीपिंग, ये ध्यान रखना है, कीपिंग आर एंड टी इज कॉन्स्टेंट, इनको कॉन्स्टेंट रखना है। कीपिंग आर एंड टी इज कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी रजिस्टर आपको गिवन है वो फिक्स वैल्यू, रजिस्टेंस की फिक्स वैल्यू है, टाइम फिक्स दे दिया, तो जो करंट फ्लो हो रही है ना, तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। फॉर कांस्टेंट I ले लेते हैं और T कांस्टेंट मान लें, गिवन टाइम ले लिया और I फिक्स है, तो H जो है वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तीसरी बात क्या बोल सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम अप टू विच करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। फॉर, इसमें भी बात ले लो, क्या फॉर I कांस्टेंट है और R कांस्टेंट है, इनको कांस्टेंट रख दीजिए आप। तो ये तीनों पॉइंट हम इसी फॉर्मूले से लेके चलेंगे। तो ये तीनों पॉइंट हम किस में बोल सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नाउ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के बाद हम बात करेंगे, हीट एनर्जी का फार्मूला याद हो गया। अब हीटिंग इफेक्ट के यूजेस कहाँ हैं, एप्लीकेशन इसके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, उनको डिस्कस और कर लेते हैं कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो हमने पढ़ा, इस हीटिंग इफेक्ट का यूज़ क्या है, इसका हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, अगला पॉइंट लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट। देखो, एक बात याद रखना, यहाँ पे हम बात करेंगे दो बातें। एप्लीकेशन मतलब उसका यूज़। देखो, कभी कभी तो ये अनडिज़ायरेबल भी हो जाता है, मतलब अनडिज़ायरेबल इफेक्ट, और एक बात कर रहे हैं हम डिज़ायरेबल। भाई जो ज़रूरत है डिज़ायरेबल, तो डिज़ायरेबल तो हमारा यूज़फुल है ना, मतलब यूज़फुल जो हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, है ना, तो ये हमें डिज़ायरेबल है। ये अनडिज़ायरेबल मतलब कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ हीटिंग इफेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी हीट डेवलप हो जाती है।
अनडिजायरेबल हीटिंग इफेक्ट, जैसे हम बल्ब की बात कर लें, इनकैंडिसेंट बल्ब आपने पढ़ा है ना, बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब, मतलब कौन सा, इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब, देखो बल्ब के अंदर क्या है, हीटिंग इफेक्ट भी, और कभी कभी ऐसा भी होता है एक्सेस अमाउंट भी बल्ब में हीट डेवलप हो जाती है, तो बल्ब फ्यूज भी हो सकता है। भाई कांस्टेंट करंट से ज़्यादा फ्लो हो जाएगी ना, तो फ्यूज भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में देखो क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे हमने मान लो ये बल्ब बनाया, बल्ब लिया, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये फिलामेंट, ये एग्ज़ाम में पूछेगा आपसे। ये जो फिलामेंट है ना, इनकैंडिसेंट बल्ब भी बोलते हैं इसी को, इलेक्ट्रिक बल्ब बोले या इनकैंडिसेंट बल्ब, इस बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन। ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है, ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसका फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन जो होता है ना, ये क्या है, इट इज़ ए मेटल। टंगस्टन क्या है, एक्सक्लूसिवली, मतलब मेटल का यूज जनरली हम यहाँ नहीं करते हैं, मेटल का रेजिस्टेंस बहुत कम है, रजिस्टिविटी कम है, लेकिन एक एक्सक्लूसिवली टंगस्टन जो होता है ना, टंगस्टन इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन का हम फिलामेंट में यूज़ करते हैं फिलामेंट बनाने के लिए। क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न याद रख लो। टंगस्टन जो होता है ना, नंबर एक तो ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा है, ईजिली मेल्ट नहीं होगा। यदि हीट प्रोड्यूस भी होगी ना यहाँ पे, तो ईजिली मेल्ट ये नहीं होगा आसानी से। और दूसरा क्या होता है, इसका रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी जो होती है ना बहुत ज़्यादा होती है, रजिस्टिविटी इज़ वेरी हाई, रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाएगी, और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि इजीली यदि करंट पास हुआ, हीटिंग इफेक्ट हुआ, और हीटिंग इफेक्ट के वजह से यदि फ्यूज़ हो गया, मेल्ट जल्दी हो गया, तो फ्यूज़ हो जाएगा, बल्कि तो हमारे काम का नहीं रहेगा, है ना। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि नेम द मटेरियल विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। दूसरा क्या आएगा कि इसकी प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई एंड रजिस्टिविटी इज ऑल्सो वेरी हाई। दो पॉइंट आपको इसके बारे में बता देना है इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, ठीक है। और भी यूज़ होते हैं, देखो इलेक्ट्रिक, हम बात कर रहे हैं डिज़ायरेबल। अच्छा देखो, एक हमने बात की है डिज़ायरेबल इफेक्ट और अनडिज़ायरेबल इफेक्ट, मतलब जहाँ हमें हीट की ज़रूरत है, और कुछ जगह होती है जहाँ हीट की हमें ज़रूरत नहीं होती है। भाई जैसे कई बार क्या होता है, बल्ब फ्यूज भी तो हो जाएगा, अब एक्सेस में हीट प्रोड्यूस हो गई इसमें, तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, वो हमें ज़रूरत थोड़ी थी। भाई बल्ब में यदि हम जैसे कहा, मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस है या 2000 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है, और मान लो कोई करंट इतनी ज़्यादा पास हो गई कि 2000 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गए, 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर यदि हो गया तो वो मेल्ट हो गया, और मेल्ट हो गया तो फिर ये वायर टूट जाएगा और फ्यूज़ उड़ जाएगा, यहाँ से फ्यूज़ टूट जाएगा, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा, बल्ब बेकार हो जाएगा। तो वो तो हमें ज़रूरत नहीं है ना। तो कई बार ऐसी डिवाइसेस होती हैं एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस हो जाती है जो हमें उतनी ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारी ज़रूरत की, तो एक सेफ लिमिट तक करंट पास होगी तब तक तो ठीक है। कई बार जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर की बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, इन सब में हीटिंग एलिमेंट यूज़ होते हैं, और उन एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट ख़राब भी हो जाते हैं, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है तो वो धीरे धीरे यूज़ होते ख़राब हो जाते हैं, तो एलिमेंट भी ख़राब। तो एक क्या है कि जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ हो रहा है जनरली, इसमें देखो हम क्या यूज़ करते हैं, एक और याद रख लो, हमने बात किया एक तो इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट का, इलेक्ट्रिक केटली हो सकती है, इलेक्ट्रिक गीज़र भी होता है, गीज़र के साथ साथ हम इमल्सन रॉड की भी बात कर सकते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। और जनरली इसमें जो एलिमेंट यूज़ होते हैं ना, वो किसका बना होता है, वो नाइक्रोम, ये याद रख लो, एग्ज़ाम में ये भी पूछेगा कौन सा मटेरियल जनरली जो हीटिंग डिवाइस में यूज़ होता है, वो नाइक्रोम का यूज़ होता है। वैसे तो कॉन्स्टेंटन और मैग्नेन और भी यूज़ करते हैं, बट उन सब में बेस्ट क्या है, नाइक्रोम बेस्ट होता है, इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। नाइक्रोम एलॉय है, ये एलॉय है, इस एलॉय का सबसे ज़्यादा। वैसे हम और बात करते हैं, एक तो कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन का भी यूज़ करते हैं, और एक मैग्नेन का भी यूज करते हैं, लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट होता है वो नाइक्रोम। नाइक्रोम का हम जनरली हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बल्ब में यूज़ होता है, और हाउस होल्ड डिवाइसेस हमारे घर में उनमें यूज़ होता है। एक और हम बात करें, यहाँ पे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में, उसमें भी ये इसका कंसेप्ट यूज़ हो रहा है हीटिंग इफेक्ट का। देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज़
फ्यूज़ की यदि बात करें, फ्यूज़ है क्या? फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज़ क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस, जैसे आपने अर्थिंग भी पढ़ी ना, अर्थिंग भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्यूज़ भी सेफ्टी डिवाइस होती है। फ्यूज़ का एक सिंपल वायर वायर होता है। फ्यूज़ क्या है? मतलब सिंपल वायर है क्या? इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है। क्या है? इट इज ए सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। सडनली कभी करंट स्ट्रॉन्ग हो जाए, एक्सेसिव करंट पास हो जाए, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको डैमेज होने से बचाएगा। ठीक है। इसकी भी फिर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? पहला होता है हाई रजिस्टिविटी। एग्जाम में ये पूछेगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाई रजिस्टिविटी, हाई रजिस्टिविटी। और दूसरा होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसका क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट। भाई जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग करंट पास होगी, एक सेफ लिमिट को करंट क्रॉस करेगी, फ्यूज टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा याद रख लो, फ्यूज हमेशा जो कनेक्ट होता है ना, वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन किसके साथ में? विथ लाइव वायर। जो मेन वायर है ना, लाइव वायर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये लाइव वायर है, सपोज कर लो ये लाइव वायर है, और यहाँ पे हमने फ्यूज कनेक्ट किया है, और यहाँ आ गई है, ये फ्यूज है आपका। अब जैसे ही इसमें मान लो ये फ्यूज की रेटिंग है 5 एम्पियर, सपोज कर लिया। मतलब ये है कि ये फ्यूज 5 एम्पियर तक काम करेगा। 5 एम्पियर से जैसे ही करंट एक्सीड होगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा सर्किट। यहाँ के अंदर एक फ्यूज वायर मान लो ये लगा हुआ है। अब जैसे ही ये करंट 5 एम्पियर को एक्सीड किया, मान लो 6 एम्पियर करंट पास हुआ, यहाँ 6 एम्पियर करंट पास हुआ, 5 से जैसे ही क्रॉस करेंगे तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने का मतलब सर्किट ये काम नहीं करेगा, और 6 एम्पियर करंट आगे फ्लो नहीं हो पाएगी। और जो भी अप्लाइंसेस आपके हाउस होल्ड अप्लाइंसेस हैं, जो भी आपकी लगी हैं, जैसे टीवी है या फ्रिज है या फैन है या बल्ब, जो भी है, तो वो आपके डैमेज नहीं होंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को हम बचा सकते हैं। तो फ्यूज़ का इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाट इज़ फ्यूज़? तो इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस फ्रॉम गेटिंग डैमेज बाय द एक्सेसिव करंट। ठीक है। और दूसरा में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर हाई रजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। और तीसरी बात पूछेगा, हाउ इट इज कनेक्टेड इन द सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर। लाइव वायर के हमें सीरीज में लगाना है, जिससे मान लो कभी भी एक्सेसिव करंट पास होती है लाइव वायर से, इमीजिएटली ये ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक हो जाएगा सर्किट को बचा सकता है, अप्लायंसेस को बचा सकता है। अच्छा देखो, 1 एम्पियर रेटिंग जो फ्यूज़ की होती है ना, कई तरह हो सकती है। कहीं लिखा है 1 एम्पियर हो सकता है, 2 एम्पियर रेटिंग हो सकती है, 3 एम्पियर रेटिंग हो सकती है, 5 एम्पियर रेटिंग हो सकती है, 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या है? 10 एम्पियर या 5 एम्पियर की हम रेटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे 10 एम्पियर की बात की हमने, तो 10 एम्पियर तक तो करंट सेफली पास होगी, ये सेफ लिमिट है। और जैसे ही 10 एम्पियर को एक्सीड करेंगे ना, करंट क्या होगी यहाँ पे, फिर करंट एक्सीड जैसी करेगी तो वो फ्यूज़ वायर वहाँ पे क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, फिर नहीं बचेगा। और जनरली यहाँ पे जो हम फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं ना, क्वेश्चन एग्जाम में एक और आएगा, फ्यूज़ वायर की करेक्टरिस्टिक्स बता दी। जो यूज़ करते हैं, किस चीज़ का बना होता है फ्यूज़ वायर? तो जनरली जो फ्यूज़ वायर होता है वो एलॉय का बना होता है। एलॉय का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एलॉय। अब उस एलॉय में क्या रहता है? देखो याद रख लो, ये भी याद रखना, 63% तो आता है टिन, 63% टिन यूज होता है, और 37% जो होता है वो लेड यूज होता है। ये ध्यान रखना, 63% टिन का यूज़ होता है यहाँ पे, और 37% जो होता है वो लेड का यूज़ होता है। ये अलॉय है फ्यूज़ बनाने के लिए, फ्यूज़ का जो मटेरियल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात की है, जो हाउस होल्ड आपकी डिवाइसेस होती हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। बल्ब के अंदर यूज़ हो रहा है ये हीटिंग डिवाइसेस हमारे पास घर में, इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक गीज़र है, इमल्सन रॉड है। तो बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट का यूज़ हो रहा है। और एक सेफ्टी डिवाइस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर भी इसका यूज़ होता है। ठीक है। नाउ इतना करने के बाद हम बात करेंगे, देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात कर ली हमने, हीट एनर्जी के बारे में बात कर लिया। उस हीट एनर्जी के बाद एक दो टॉपिक और छोटे छोटे रह गए हैं इसमें, ऑलमोस्ट हम आज फिनिश कर लेंगे। बस न्यूमेरिकल पार्ट एक लेक्चर और लेके आएंगे, वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे उसको। ठीक है। तो नेक्स्ट ले लो हम इलेक्ट्रिक पावर की बात कर। इलेक्ट्रिक पावर, देखो पावर एनर्जी हमने पढ़ ली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम बात कर चुके हैं। जो एनर्जी सप्लाई हो रही थी वो कितनी थी? IV फार्मूला आया था, V² /R × T, और एक होता है IV T, और एक V² /R × T। तीन फार्मूले बात की।
पावर क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है, मैकेनिकल पावर, रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल पावर। सेम इस तरह से यहाँ भी डिफाइन कर सकते हो, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक बल्ब। भाई जो बैटरी सप्लाई कर रही है ना एनर्जी, वो पर सेकंड कितनी सप्लाई कर रही है, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर। पावर इज डिनोटेड बाय पी एंड पी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी। और वर्क डन के हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या क्या फॉर्मूले थे, हमने फॉर्मूला पढ़ा था आई वी टी अपॉन टी, एक पढ़ा था हमने वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी, है ना, और एक पढ़ा था हमने आई वी टी वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो तीनों में टी कट जाएगा तो एक फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, एक तो बनेगा आई इंटू वी, एक बनेगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और एक फार्मूला बनेगा यहाँ पे आई स्क्वायर आर। तो ये तीन फार्मूले आपके पावर के होगा, इलेक्ट्रिक पावर हमें निकालना है तो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ याद रख लो, हमने जो भी एनर्जी के बारे में बात किया या वर्क डन के बारे में बात किया, हीट एनर्जी का फार्मूला क्या था, एक था आई वी टी, एक था वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और एक फार्मूला था आई स्क्वायर आर टी। ये देखो ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट तो उसकी जूल होती है। लेकिन यदि कभी क्वेश्चन कैलोरी में बात करें, कितनी कैलोरी में एनर्जी होगी, तो कैलोरी के लिए हम बात करेंगे तो याद रखना 4.18 जूल, एक रिलेशन होता है 4.18 जूल इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी। मतलब आपको जूल में दिया है तो 4.18 का डिवाइड कर दो, आई वी टी अपॉन 4.18, या फिर ऐसा हो वी स्क्वायर टी अपॉन आर और 4.18, या ऐसा कर लें आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18। ये जो आंसर आएगा ना वो कैलोरी में आएगा। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जूल के लिए, और ये वाला 4.18 से डिवाइड कर दोगे, नियर बाई आप अप्रॉक्सीमेटली 4.2 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो ये फॉर्मूले में जो आंसर आएगा वो कैलोरी में आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले। अब एक टॉपिक और आता है, घरों में जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको मेजरमेंट करने का, तो वो होती है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट, तो एक हेडिंग डालेंगे, व्हाट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, घरों में जो हम लाइट यूज़ करते हैं ना, डिवाइसेस डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं तो बिल कैसे बनता है, तो जनरली आप याद रख लो किलो वॉट आवर, के स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल स्मॉल एच, किलो वॉट आवर, किलो वॉट आवर इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी किलो वॉट आवर को हम यूनिट भी बोलते हैं, मतलब 1 यूनिट जो घरों में लाइट आती है ना, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू होता है 1 के डब्ल्यू एच, ये भी याद रख लो। यूनिट का मतलब कितना है, 1 के डब्ल्यू एच, 1 के डब्ल्यू एच को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। अच्छा एग्जाम में डिफाइन करने को आया कि व्हाट इज किलो वॉट आवर। ये देखो पावर नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है, किलो वॉट आवर क्या बोला, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर, एंड इसी को हम बोलेंगे 1 यूनिट। तो ये देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, P इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी, या W इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, पावर इंटू टी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर इंटू टी। तो देखो वर्क डन बोले या इसी को हम एनर्जी बोले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, पावर लेनी है, लेकिन पावर किस में लेंगे आप, किलो वॉट में। टाइम लेना है, टाइम किस में लोगे आप, आवर्स में, बस ये किलो वॉट आवर बन जाएगा आपका। पावर इंटू टाइम करना है तो ये आंसर आपको किलो वॉट आवर में आ जाएगा, यही किलो वॉट आवर क्या कहलाएगी, यूनिट कहलाएगी। तो पावर किस में लेनी है, किलो वॉट में, मल्टीप्लाई टाइम से करना है, टाइम किस में लेना है, आवर्स में। यहाँ टाइम को सेकंड में नहीं लेना है, ध्यान रखना, आपको किलो वॉट आवर निकालना है, आपको ऐसा यूनिट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम कर दो, पावर को किलो वॉट में, टाइम को आवर्स में लेके किलो वॉट आवर कैलकुलेट कर दो, वही आपकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा यूनिट नहीं है, ठीक है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन किलो वॉट आवर की बात करें, ऐसा यूनिट तो कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। यहाँ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, किलो वॉट आवर। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा व्हाट इज किलो वॉट आवर, तो सिंपल बोल दो भाई, कोई भी डिवाइस, जैसे मान लो हमने घर में फ्रिज यूज़ किया या AC यूज़ किया, और AC यूज किया, सपोज कर लो इसकी पावर है 1000 वॉट, 1000 वॉट को हम क्या 1 किलो वॉट भी तो बोल सकते हैं, और इसको 1 घंटे के लिए यूज कर लिया, ऑपरेट कर दो आप। मतलब एनी डिवाइस हुज पावर इज 1 किलोवाट इज ऑपरेटेड फॉर 1 आवर, देन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज 1 किलोवाट आवर।
भाई मल्टीप्लाई करना है ना, पावर इन किलोवाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। पावर किलोवाट में कितनी 1000 वाट है तो किलोवाट में 1 किलोवाट, आवर कितना 1 आवर। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कोई भी डिवाइस आप लो जिसकी पावर 1 किलोवाट आवर हो या 1000 वाट हो, उसको 1 आवर के लिए ऑपरेट कर रहे हो, सो द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट, जो एनर्जी यूज होगी, दैट एनर्जी इज नोन एज 1 किलोवाट आवर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज 1 यूनिट। सो 1 किलोवाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड व्हेन एनी डिवाइस of power 1 kilowatt is operated or runs for 1 hour. The energy consumed in the circuit is 1 kilowatt hour. watt hour भी डिफाइन करने को एग्जाम बोल सकते हैं। watt hour क्या है, तो सेम डिफाइन, अब किलो की जगह वॉट ले लो, कि कोई भी डिवाइस पावर 1 वाट हो, ऑपरेट 1 आवर के लिए कर देंगे, तो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी हो जाएगी 1 वाट आवर। अच्छा, एक रिलेशन एग्जाम में और आएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन 1 kWh एंड जूल। भाई देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट हो गई किलोवाट आवर, लेकिन एनर्जी की ऐसा यूनिट तो जूल होती है, तो जूल से क्या रिलेशन है। देखो 1 kWh की हम बात करें तो किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो पहले किलो को हमने बदल दिया 1000 और वो डब्लू को ऐसी लगी है वॉट आवर। अब देखो 1000 एज इट इज रहने दो, वॉट पावर होती है ना, पावर वॉट का मतलब क्या होता है, पावर इक्वल्स टू वॉट 1000 वॉट आवर। वॉट को क्या बोलते हैं, देखो वॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है, पावर की यूनिट होती है ना, तो वॉट की जगह लिख दिया 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, और आवर को चेंज कर दो आप 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो देखो कितना होगा 60 इंटू 60 3600 और 3 जीरो यहाँ के 1 2 3 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा है जूल, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आंसर आ गया 1 kWh। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो गया 3.6 10⁻6 जूल। तो रिलेशन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन kWh एंड जूल, ठीक है। ऑब्टेन करना है, ड्राइव करना है, तो 2 लाइन में आप इस तरह से ड्राइव करके दिखा दो, और डायरेक्टली आपको भी लर्न करके रखना है, ठीक है। अब 1-2 छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जहाँ से न्यूमेरिकल बनने के चांस होते हैं, ठीक है। ये मान लो सिंपल सा आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि पहला फर्स्ट लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब, 2 बल्ब ऑफ पावर 60 वाट, ये ले लिया 2 बल्ब ऑफ पावर 60 वाट। मान लो ये 2 बल्ब में 60 वाट के हैं एंड दे आर यूज फॉर 5 आवर्स एवरी डे, मतलब यूज़ कितना हो रहा है 5 आवर्स एवरी डे। तो आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट बिल फॉर 1 डे, 1 डे की बात करें मान लो, और कॉस्ट दे दिया, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹2, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज ₹2, ये दे दिया। एक दिन का बिल आपको रेडी करना है, 2 बल्ब में जो 60 वाट के 5 आवर्स एवरी डे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अभी बताया था एनर्जी कंज्यूम करनी है आपको, एनर्जी निकालनी है, बिल निकालना है नहीं, यूनिट निकालना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब, कैसे, एनर्जी का फार्मूला क्या बताया था, पावर इनटू टाइम करना है बस। पावर किस में लेनी है, वॉट में, किलो वॉट में। पावर दिया कितना है यहाँ 60 वाट दिया है, 60 वाट, तो किलो वाट बनाने के लिए क्या करना है 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया आपका किलो वाट, ठीक है। टाइम कितना दिया है यहाँ पे, टाइम दिया है 5 आवर्स, तो ये आवर्स में ही रखना है आपको 5 आवर। और कितने बल्ब में, ये तो एक बल्ब हुआ ना, 2 बल्ब में, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर दो इसमें, 2 बल्ब में 2 से मल्टीप्लाई, तो एक दिन का आपका निकल आएगा। देख लो कितना हुआ, 2 5 10, तो 600 अपॉन 1000, 00 कैंसिल, तो 0.6 kWh, ये आंसर आ गया 0.6 kWh। ये ऐसी को क्या बोल सकते हैं 0.6 यूनिट, ये यूनिट हो गया। और कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट के लिए आपको दिया हुआ है कितना 0.6 यूनिट, और रुपीज़ कितने दिए 2 6 12, तो 1.2 रुपीज़, कितना आ गया 1.2 रुपीज़ का खर्चा आ गया, कितना, एक दिन की बात की है, 1 डे के बिल की बात की है, तो इतना बिल बनेगा। मान लो ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो 2 बल्ब के अलावा कुछ और डिवाइसेस भी एक साथ दे सकते हैं। एक और एग्जांपल बात कर लेते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन नंबर 2,
सपोज कर लो एक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, इसका पावर ले लेते हैं, पावर दिया मान लो 1500 वाट, और टाइम गिवन है आपको, टाइम कितना यूज़ कर रहे हैं इसको, 1 आवर एवरी डे, पहला डिवाइस। दूसरा आपको क्या गिवन है, दूसरा गिवन है मान लो फ्रिज, फ्रिज है, पावर दिया है आपको 1000 वाट, और इसका टाइम दे दिया, मान लो टाइम दिया इन्होंने 10 आवर्स एवरी डे। तीसरी एक डिवाइस और है हीटर, हीटर पावर दिया है आप, हीटर ऑलरेडी ले लिया, हीटर की जगह आप कुछ और ले लेते हैं, मान लो आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करते हैं। आयरन पावर दिया है 1000 वाट, और टाइम लिया है यहाँ पे 1 आवर एवरीडे। ये एवरीडे का है। इलेक्ट्रिक हीटर और पावर 1500 वाट, टाइम 1 आवर। फ्रिज है पावर 1000 वाट, टाइम 10 आवर्स। एंड आयरन है पावर 1000 वाट, टाइम 1 आवर। ये एवरीडे यूज़ हो रहा है। और आपसे बोला जाए फाइंड द बिल फॉर 30 डेज, मान लो 30 डेज का बिल की बात करिए आपको। फाइंड द बिल, कॉस्ट निकालनी है आपको, किसके लिए, प्रिपेयर ए बिल, बिल करना है आपको किसके लिए, फॉर ए मंथ, फॉर ए मंथ हैविंग 30 डेज की बात करनी है, 30 डेज। और कॉस्ट दे दी आपको एक, उसकी मान लिया कॉस्ट होगी 2 रुपीज़ पर यूनिट, 2 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट दे रहे हैं। निकाल लो पहले, देखो एक दिन का खर्चा निकाल लो। अब एक दिन का कितना यूनिट आएगा सारी डिवाइसेस से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 डे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1 डे कैसे निकालेंगे, पावर इंटू टाइम, फॉर्मूला याद रखना है बस, पावर इंटू टाइम। पहले में देखो पावर कितनी है 1500, ये किस में दी है, वॉट में, तो किलो वॉट में चेंज करे 1000 का डिवाइड कर दिया। टाइम कितना है 1 आवर, तो एक हो गया 1 आवर। प्लस दूसरा क्या है फ्रिज, पावर कितनी है 1000, किलो वॉट में करो 1000 से डिवाइड किया, टाइम कितना है 10 आवर्स एवरी डे। प्लस तीसरा आयरन कितना, पावर कितनी है 1000 वाट, डिवाइड कर दिया 1000 से किलो वॉट में, कितना टाइम यूज़ हो रहा है 1 आवर। ये 1 डे का कॉस्ट, 1 डे का बिल रेडी हो गया। 1 डे में कितना यूनिट खर्च होगा देख लो, 00 कैंसिल होगा तो ये हो गया 1.5, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 10, तो 10 आ गया, यहाँ 1 बचा, तो ये हो जाएगा 10 1 11 12, 12.5 यूनिट। या इसी को हम क्या बोलेंगे KWH, यूनिट बोलें या KWH। और 30 डेज़ की बात करें, फॉर 30 डेज़, 30 डेज़ की निकालेंगे, 30 का मल्टीप्लाई कर दो, टोटल यूनिट 30 डेज़ में कितने होंगे 12.5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 0 से आ गया, पॉइंट हट गया, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 1 7, 3 1 ज़ा 3, 375 यूनिट। ये बन गया 1 मंथ का बात किया। कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट कितना दिया है 2 रुपीज़ पर यूनिट, तो 375 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 1 15, 2 ज़ा 750 रुपीज़ का बिल बना आपका एक मंथ का। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे, कर सकते हैं इस तरह क्वेश्चंस। ठीक है, एक लेक्चर और लेके आएंगे हम, जो लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटिंग एनर्जी की बात करेंगे और पावर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स बात करेंगे। लास्ट लेक्चर एक और वीडियो हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।